एक मिनट रुको। उफ, मैं फिर से असफल हो गया। एक और विस्फोट के साथ रूंड फिर से प्रकट हुआ, इस बार बहुत स्पष्ट रूप से। राघव ने उस रूंड से जुड़ने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन ज्वाला ऊर्जा बहुत तेजी से बिखर गई, जिससे रूंड भी गायब हो गया। उफ, मुझे आराम की जरूरत है। राघव पूरी तरह थक चुका था। उसके शक्तिशाली भौतिक शरीर के लिए मुंह से खून निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन लौ को बड़ी टक्करों में धकेलना उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बहुत कमजोर कर देता था। यह बात टकराव के समय विशेष रूप से सच थी। जब वह रूंड प्रकट होता था तो उससे जुड़ने के प्रयास में वह 10 गुना अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च कर देता था। वह पहले भी 10 बार ऐसा करने की कोशिश कर चुका था। हालांकि उसका शरीर तो ऐसा करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आत्मा ऐसा नहीं कर पा रही थी। अब उसे भयंकर सिर दर्द हो रहा था। जल्दी से एक आत्मा स्थिर करने वाली गोली खाकर उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। 2 घंटे बाद कम से कम उसकी आध्यात्मिक शक्ति का कुछ हिस्सा पुनः प्राप्त हो गया था। इस बार मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। हालांकि हर बार वह असफल होता था, लेकिन उसने और अधिक अनुभव अर्जित कर लिया था। वह पहले की तुलना में अपने बारे में अधिक आश्वस्त था। एक बार फिर से अपने मध्याह्न रेखाओं में बिखरी हुई पशु ज्वाला को अपने डेंटियन की ओर ले जाते हुए इस बार उसने पहले की तुलना में कई गुना अधिक तीव्रता का प्रयोग किया। जब जानवर की ज्वाला उसके डेंटियन के अंदर टकराई तो भयानक ऊर्जा बाहर फूट पड़ी। उस भयंकर ज्वाला के भीतर तुरंत एक रूण प्रकट हुआ। जल्दी जल्दी यहां आओ। अचानक उसका मन कांप उठा। उसकी आत्मा में एक अजीब सी हलचल हुई। उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में एक छाप उभर आई। मैं सफल हुआ। राघव ने अपनी आंखें खोली। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक नीली लौ उठी। हालांकि यह सिर्फ एक फीट लंबी थी, लेकिन उस भयानक गर्मी के कारण उसके आसपास की 3 मीटर की सारी घास सूख गई। राघव ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। गहरी सांस लेते हुए उसकी आत्मा की गहराई से एक उतार चढ़ाव आया। उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं। उसके हाथ की ज्वाला स्पंदित हुई और ज्वाला में एक स्पष्ट रूंड प्रकट हुआ। जब वह रूंड प्रकट हुआ तो आसपास की घास तुरंत राख हो गई। दर्जनों मीटर के क्षेत्र में उसके आसपास की हर चीज अब जलकर काली हो गई थी। हाँ, मैं सफल हो गया। मैं अचानक उसके चारों ओर की दुनिया घूम गई। थकावट ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया और वह तुरंत बेहोश हो गया। जब वह पुनः जागा तो वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। तुम आखिरकार जाग गए। तुम क्या कर रहे थे? जब मैंने तुम्हें पाया तो तुम काली राख में लिपटे हुए थे। नेहा एक गीला तौलिया लेकर चली गई। हे, मैं एक महान प्रयोग कर रहा था। राघव बेहद खुश था। तुम लगभग जलकर मर ही गए। मुझे मत बताओ कि तुम बारबेक्यू के साथ प्रयोग कर रहे थे। नेहा ने हंसते हुए अपना चेहरा पोंछते हुए कहा। राघव डर गया और जल्दी से तौलिया ले लिया। मुझे लगता है कि मैं खुद ही ऐसा करूंगा। मुझे सच में गुट के नेता को इस तरह परेशान करने में शर्म आएगी। नेहा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने सूंघते हुए कहा, तुम्हें भी शर्म आती है? जब हम तुम्हें वापस ले गए थे तो तुम एक छोटे भिखारी की तरह थे। अगर मैं और बहन माधव दोनों ना होते तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी साफ सुथरी होती? राघव चौंक गया जब उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े बदल दिए गए हैं। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेक किए और जब उसने देखा कि उसके असली कपड़े नीचे ही थे तो उसे तुरंत राहत महसूस हुई। बदमाश, ये भाव क्या है? नेहा ने अपनी कोहनी पर चुटकी काटी। उसका भाव वाकई परेशान करने वाला था। नेहा, तुम फिर से राघव को परेशान कर रही हो। इस समय माधव वहां चली आई। उसने अभी अभी राघव को दर्द से कराहते हुए देखा था। बहन माधव, तुम हमेशा उसका पक्ष क्यों लेती हो? वह स्पष्ट रूप से मुझे परेशान कर रहा है। नेहा को लगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसने भी अंदर ही अंदर आह भरी। इस बदमाश की किस्मत हमेशा इतनी अच्छी क्यों थी? जब भी उसे फायदा मिलता माधव हमेशा तुरंत सामने आ जाती। राघव ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा, बहन माधव, आपने गलतफहमी जताई है। मैं तो बस नेहा के साथ मजाक कर रहा था। नेहा ने राहत भरी नजरों से राघव की तरफ देखा। कम से कम इस बिगड़ैल लड़के को बात करना तो आता था। ठीक है,
अभी समय क्या हुआ है? ये समय नहीं बल्कि दिन है। आप 2 दिन तक सोए रहे, ये तीसरे दिन की दोपहर है, नेहा ने उत्तर दिया। क्या? मैं 2 दिन तक सोया रहा? राघव चौंक गया। वह जल्दी से बिस्तर से बाहर कूद गया। नेहा और बहन माधव, दरवाजा बंद करो और स्प्लिट स्टोन फॉर्मेशन को अधिकतम तक सक्रिय करो। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? नेहा ने खामोशी से पूछा। मत पूछो, बस करो। राघव लाउंज में चला गया और उसने अपनी खरीदी हुई सभी औषधीय सामग्री और अपनी गोली भट्ठी को व्यवस्थित किया। नेहा और माधव ने राघव के निर्देशों का पालन किया, पत्थर के दरवाजे को बंद कर दिया और आत्मा पत्थर के गठन को अधिकतम तक सक्रिय कर दिया। आमतौर पर दरवाजा सिर्फ तब खुला रखा जाता था जब खेती नहीं हो रही होती थी, ताकि बर्बादी को रोका जा सके। स्प्लिट स्टोन के निर्माण को भी आमतौर पर निष्क्रिय रखा जाता था। ऐसा स्प्लिट स्टोन के जीवन काल को बढ़ाने के लिए किया जाता था। यदि उनके कमरे के स्प्लिट स्टोन निर्माण को अधिकतम स्तर तक सक्रिय कर दिया जाए तो 8 स्प्लिट स्टोन में केवल 6 घंटे तक टिकने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होगी। अगर उन्होंने इस तरह से गणना की तो नेहा के पास सिर्फ आधे महीने के इस्तेमाल के लिए ही स्प्लिट स्टोन थे, और इसलिए उन्होंने जितना संभव हो सके उतना बचा लिया। जब उन्होंने स्प्लिट स्टोन निर्माण को सक्रिय किया तो स्प्लिट स्टोन से विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत निकलने लगी। पूरी अमर गुफा तुरंत घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गई। राघव, क्या तुम गोलियों को परिष्कृत करने की योजना बना रहे हो? माधव थोड़ा हैरान था। हाँ, राघव ने सिर हिलाकर सभी औषधीय तत्वों की पुष्टि की। उन्होंने औषधीय सामग्री को एक निश्चित क्रम में रखा। इस तरह से उन्हें रिफाइनिंग करते समय अधिक सुविधा होगी और उन्हें गलत औषधीय सामग्री लेने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या हमें चले जाना चाहिए? नेहा ने जांच पड़ताल करते हुए पूछा। हालांकि वह कीमिया नहीं जानती थी, लेकिन जितने भी कीमियागरों को वह जानती थी, उन्होंने कभी किसी को भी शोधन के दौरान परेशान नहीं होने दिया। नहीं, दरअसल मुझे थोड़ी देर में आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, राघव ने हंसते हुए कहा। यह कहने के बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली से एक नीली लौ उठी जिसने पूरी अमर गुफा को रोशन कर दिया। अब उसकी फसल को परखने का समय आ गया था। उसे उम्मीद थी कि यह उसे निराश नहीं करेगी। जब राघव की हथेली से नीली लौ उठी तो पूरी अमर गुफा भव्य और गर्मजोशी से जगमगा उठी। कितनी सुंदर लौ है! नेहा उस लौ से मंत्रमुग्ध हो गई। उसने पहली बार इतनी सुंदर लौ देखी थी। यह बिल्कुल जलते हुए पानी की गेंद की तरह लग रही थी। राघव ने हल्के से मुस्कुराया। जब उसने जानवर की लौ के रूंड पर नियंत्रण पा लिया तो उसका उस पर नियंत्रण बहुत बढ़ गया था। वह सिर्फ एक विचार से उसे आसानी से नियंत्रित कर सकता था और उसे बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की जरूरत नहीं थी। उस पिछले ज्वाला तेंदुए जानवर की ज्वाला को दबाने के लिए उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। यह एक अवज्ञाकारी जानवर की तरह था। अगर वह इसे दबाकर नहीं रखता तो यह उस पर हमला कर देता। लेकिन अब जब उसने अपने नए पशु ज्वाला के रूण को नियंत्रित कर लिया था तो पशु ज्वाला ने अब अनिवार्य रूप से राघव को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया था और अब वह उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करेगी। जहां तक ज्वाला की शक्ति और लय पर उनके नियंत्रण का प्रश्न है तो स्वाभाविक रूप से अब वह पूरी तरह सहज और सहज था। राघव ने मन ही मन खुद की तारीफ भी की। इस तरह की पागलपन भरी उपलब्धि के बारे में सिर्फ कोई जीनियस ही सोच सकता था। लेकिन जाहिर है, अगर वह पागलपन भरा विचार कामयाब हो जाए तो ही वह व्यक्ति जीनियस होगा। अगर वे असफल हो गए तो उन्हें पागल कहा जाएगा। इस दुनिया में प्रतिभाशाली और पागल लोग एक ही कपड़े के बने होते हैं। उनमें केवल उनकी किस्मत का अंतर होता है। नेहा और माधव चुपचाप देख रहे थे। यह पहली बार था जब उन्होंने किसी को गोलियां परिष्कृत करते देखा था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि कीमियागरों को शोधन करते समय दूसरों का अपने आसपास होना पसंद नहीं था। एक कारण तो यह था कि उन्हें परेशान होने का डर था, लेकिन दूसरा कारण यह था कि उन्हें डर था कि कोई उनकी तकनीकें चुपके से सीख लेगा। राघव को बेशक आखिरी वाली बात की जरा भी परवाह नहीं थी। वह पूरी तरह से केंद्रित था।
धीरे धीरे भट्टी को गर्म कर रहा था। यह एक बहुत ही बुनियादी कदम था। अगर भट्टी को धीरे धीरे गर्म नहीं किया जाता तो आखिरी क्षण में भट्टी के फटने का खतरा था। पहले उसे गर्म करने से गोली भट्टी की उम्र भी बढ़ जाती। जब गोली भट्टी का तापमान सही स्तर पर पहुंच गया तो राघव ने औषधीय सामग्री डालना शुरू कर दिया। लौ को नियंत्रित करते हुए उसने उनका शुद्ध सार परिष्कृत किया। यह हिस्सा कौशल पर बहुत निर्भर था। लौ की ताकत बिल्कुल सही होनी चाहिए और कीमियागर को औषधीय अवयवों के लिए आवश्यक गर्मी के बारे में अनुभवी और जानकार होना चाहिए। अगर लौ बहुत कमजोर होगी तो उसे परिष्कृत होने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादा समय लगने की वजह से सार का कुछ हिस्सा नष्ट हो जाएगा। और हाँ, यदि लौ बहुत तेज हो और औषधीय घटक की ताप सीमा को पार कर जाए तो वह तुरंत राख में बदल जाएगी और आपका काम बेकार हो जाएगा। लेकिन यह सब राघव के लिए कुछ भी नहीं था, जिसके पास एक वैद्यराज की यादें थीं। जब औषधीय अवयवों के महत्वपूर्ण तापमान के ज्ञान की बात आई तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो उससे आगे निकल गया हो। अब जब उसने फ्लेम सैलामेंडर की बीस्ट फ्लेम के रूंड को नियंत्रित कर लिया तो यह नीली लौ उसकी कोर फ्लेम से बिल्कुल अलग नहीं थी। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह इसे बेहतरीन तरीके से नियंत्रित कर सकता था। उसकी शोधन गति बहुत तेज थी। औषधीय सामग्री के एक जोड़े को पाउडर में परिष्कृत करने के बाद उसने नेहा और माधव से कहा कि वे एक साफ चमकदार कागज का टुकड़ा निकालें और उसके ऊपर औषधीय पाउडर रखें। एक बार जब वे ठंडे हो गए तो उन्होंने उन्हें विशिष्ट अनुपात में बांटने और लपेटने को कहा। जब उन्होंने उसके निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया तो उसने औषधीय सामग्री के दूसरे सेट को परिष्कृत किया। उन्होंने अभी अपना कार्य पूरा ही किया था कि उसने दूसरे सेट को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया। उसने उन्हें औषधीय सामग्री के इस सेट को बाकी से अलग रखने और उन्हें लपेटने के लिए कहा। राघव द्वारा सभी औषधीय सामग्री को परिष्कृत करने से पहले यह 7 बार दोहराया गया। राघव अभी भी पूरी तरह से ठीक था, लेकिन वास्तव में नेहा और माधव को पसीना आ रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बहुत घबराए हुए थे। आखिरकार ये औषधीय गोलियां थीं और थोड़ी सी भी गलती विफलता का कारण बन सकती थी, और इसलिए उन्हें बेहद सावधान रहना था। ठीक है, मैंने शोधन का काम पूरा कर लिया है। अब औषधीय पाउडर के 7 सेट हैं। प्रत्येक सेट को परिष्कृत किए गए क्रम के अनुसार गोली भट्टी में डालें। जहां तक समय की बात है, मेरे संकेत का इंतजार करें। मैं आगे बढ़ने वाला हूं, राघव ने कहा। 1 मिनट रुको राघव, नेहा ने कहा। क्या? मैं बहुत घबरा रही हूं, नेहा ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। उसे गलती करने का डर था। राघव ने हंसते हुए कहा, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? अगर यह विफल भी हो गया तो भी इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। इसे ऐसे ही समझो जैसे बचपन में तुम घर घर खेलते थे। राघव की हंसी सुनकर नेहा को थोड़ी राहत मिली। उसके हाथ में दवा की छोटी गेंद को देखते हुए उसने पाया कि यह वास्तव में रेत की एक छोटी गेंद की तरह थी जिसके साथ वह खेलती थी। उसके हाथ में एक ज्वाला फूट पड़ी। जैसे ही उसने उसे अपनी गोली भट्टी में डाला, भयानक गर्मी बाहर निकलने लगी। मैं शुरू कर रहा हूं, पहला बंडल जारी करें। नेहा ने सिर हिलाया और सावधानी से औषधीय पाउडर को गोली भट्टी में डाला। जैसे ही राघव की ज्वाला ऊर्जा प्रसारित हुई, वे पाउडर एक साथ मिलकर एक पूरे तरल पदार्थ में बदल गए। यह बेहद रहस्यमय था। वह यह नहीं जानती थी कि ये पाउडर वास्तव में पाउडर नहीं थे, बल्कि औषधीय अवयवों का सार थे। राघव का पूरा ध्यान गोली भट्टी पर था। वह बहुत गंभीर था। यह पहली बार था जब वह तीसरी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि उसे गोली का फार्मूला पता था, लेकिन उसे इसका कोई अनुभव नहीं था। वह जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकता था। यहां तक कि मजबूत गोली साधक भी 100% सफलता दर नहीं रख सकते थे। राघव की तो बात ही छोड़िए, जो पहली बार इसे परिष्कृत कर रहा था। पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए राघव को देखकर नेहा थोड़ा मंत्रमुग्ध हो गई। यह राघव असाधारण रूप से आकर्षक था। वह सामान्य रूप से जितना शरारती बदमाश था,
उससे कहीं अधिक विश्वसनीय और स्थिर था। अगला। राघव की हल्की आवाज सुनकर नेहा डर गई। उसका दिमाग भटक गया था। सौभाग्य से माधव बगल में थी जो तैयार थी। उसने जल्दी से औषधीय पाउडर का दूसरा सेट गोली भट्टी में डाल दिया। नेहा शर्मा गई और उसने माधव को माफी मांगते हुए देखा, लेकिन माधव ने उसे बिना किसी झिड़की के सिर्फ आंख मारी। अब उसका चेहरा और भी लाल हो गया। जल्दी से अपने विचलित करने वाले विचारों को दूर करते हुए उसने पूरी तरह से राघव की गोली भट्टी पर ध्यान केंद्रित किया। राघव के चेहरे की ओर फिर से देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। राघव ने नेहा और माधव को पीछे इसीलिए रखा था क्योंकि वह पूरी तरह से अपनी ज्वाला को नियंत्रित करने और औषधीय पाउडर में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। अगर उसे खुद ही दवाइयों की सामग्री डालनी पड़े तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा। दवाइयों की गोलियां बनाते समय जरा सी भी गलती विफलता का कारण बन सकती है। यह औषधीय गोली ऐसी चीज थी जो पूरे गुट के भाग्य से संबंधित थी। वह निश्चित रूप से कोई गलती नहीं कर सकता था। उसने गुट के अंकों का अपने उपयोग के लिए उपयोग किया था, जिसके लिए वह निश्चित रूप से क्षमा प्रार्थी था। उसे अपने शोधन में सफल होना था। समय अनजाने में ही बीत गया। 2 घंटे बाद औषधीय पाउडर के सभी 7 सेट गोली भट्टी में डाल दिए गए थे। राघव ने पहले ही भट्टी को सील कर दिया था और लौ की ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी। नीली लौ घूमी और नाचने लगी। उसके भीतर एक हल्की सी रूण की आकृति उभरी। कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। नेहा और माधव को उस भयानक गर्मी का एहसास नहीं हुआ। वे राघव के हाथों में नीली लौ के अंकुर को आश्चर्य से देख रहे थे। रूणे? नेहा सबसे ज्यादा हैरान थी। पहले उसने राघव को अपना ऋण जांचने दिया था और उसने उसे अपना ऋण बुलाने की कोशिश करते भी देखा था। दुर्भाग्य से वह असफल हो गया था। उस समय उसने सोचा था कि राघव बस एक पागलपन भरा विचार आजमा रहा है। वह वास्तव में एक पागल आदमी था। बिना किसी वंशानुक्रम के वह ऋण को कैसे संघनित कर सकता था? लेकिन अब उसके हाथ में मौजूद पिल फ्लेम का रंग बदल गया था और उसमें एक ऋण दिखाई दिया था। हालांकि वह ऋण बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन वह ऋणिक शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। चूंकि उसके पास भी ऋणिक शक्ति थी, इसलिए नेहा जानती थी कि यह स्पष्ट नहीं था, क्योंकि राघव ऋणिक शक्ति को पूरी शक्ति से सक्रिय नहीं कर रहा था, न कि इसलिए कि उसके पास उस पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं था। और यह ठीक इसलिए था क्योंकि वह समझ गई थी कि वह इतनी हैरान थी। वह व्यावहारिक रूप से इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। उसे याद नहीं आता कि इतिहास में कभी किसी ने ऐसा किया हो जैसा उसने किया था। कैसा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं मछली पकाने के लिए ऐसी आंच का इस्तेमाल करूं तो स्वाद बहुत अच्छा होगा? हालांकि राघव हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से खुद से बेहद खुश था। तुम्हें यह ज्वाला कहां से मिली? नेहा ने पूछा। मैंने इसे चुरा लिया। राघव को पता था कि गोली भट्टी के अंदर की स्थिति पहले से ही स्थिर हो चुकी थी। अब उसे इस पर इतना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं थी। नेहा ने उसे घूर कर देखा। वह जानती थी कि यह आदमी अपनी बकवास में मुश्किल से 1 या 2 सच बोलता है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके लिए इस बात की तह तक जाना जरूरी नहीं था। आखिरकार शक्तिशाली तकनीकें साधकों के जीवन को बचाने के उपाय थे। साधक दूसरों से बेतरतीब ढंग से तकनीक की मांग नहीं कर सकते। यह पूरी तरह से वर्जित था। वह जानता था कि उसे इस ज्वाला के बारे में कुछ आशंकाएं हैं और इसलिए वह उसे बताने ही वाला था कि उसे यह राक्षसी ज्वाला कहां से मिली। तभी भट्टी तेजी से हिलने लगी। गोलियां लगभग संघनित होने वाली हैं। राघव ने धीरे धीरे अपनी लौ की ताकत बढ़ा दी और उसके दाहिने हाथ ने ढक्कन को ढक दिया। गोलियों की भट्टी में भयानक ऊर्जा का संचार हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो भीतर एक उन्मत्त तूफान चल रहा हो। यह इस बात का संकेत है कि गोलियां बनने वाली हैं। सभी औषधीय तरल एक साथ केंद्रित हो गए हैं। लौ के शक्तिशाली आग्रह के तहत यह लगभग जीवित हो जाएगा। स्वचालित रूप से कई छोटी गेंदों में अलग हो जाएगा। प्रत्येक छोटी गेंद पागलों की तरह गोली की भट्टी के चारों ओर घूमेगी, आसपास से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करेगी।
यह एक बाहरी परत बनाएगी जिसमें सारा सार अंदर इकट्ठा होगा। उनके आकार मूल रूप से पूरी तरह से गोलाकार नहीं होते हैं, लेकिन उस पागल चक्कर का अनुभव करने के बाद वे मानक गोली के आकार में बदल जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक भ्रूण के परिपक्व होने की तरह है, एक अकल्पनीय स्तर तक अत्यंत चमत्कारी। राघव ने उन दोनों को समझाया जब उसने देखा कि वे कितने उत्सुक थे। हालांकि राघव को गोलियों को परिष्कृत करने के सभी सिद्धांत पता थे, फिर भी उसके मन में कीमिया के लिए गहरा सम्मान था। यह एक तरह की दिव्य तकनीक थी, एक ऐसी कला जो किसी कचरे को चमत्कारी चीज में बदल सकती थी। अंतिम तीव्र विस्फोट के बाद भट्ठी शांत हो गई। राघव ने भट्ठी का ढक्कन उठाया। अमर गुफा में गोलियों की घनी खुशबू फैली हुई थी। भट्ठी के भीतर 9 मोती जैसी औषधीय गोलियां चुपचाप पड़ी थीं। हे भगवान, एक गोली का प्रभामंडल! उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां हैं और वे 5 हैं, नेहा ने कहा। राघव को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। आखिरकार यह उसका पहला प्रयास था। शुरू में वह सोच रहा था कि सिर्फ एक उच्च श्रेणी की औषधीय गोली ही काफी अच्छी होगी, लेकिन वास्तव में 5 थीं। कुछ ही पलों में राघव को एहसास हुआ कि यह आत्मा पत्थर के निर्माण का प्रभाव था। ऐसा लग रहा था कि इसका प्रभाव उसकी कल्पना से भी ज्यादा था। देखो राघव, यहाँ 5 उच्च श्रेणी की टेंडन फॉर्मिंग गोलियां हैं और बाकी सभी पर गोलियों की लाइनें हैं जो उन्हें मध्यम श्रेणी की बताती हैं। तुम वाकई बहुत अद्भुत हो राघव। नेहा ने औषधीय गोलियां पकड़ी। उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान खिल उठी। उफ, मैं वाकई जंग खा रहा हूं। मुझे याद है कि मैं अपनी आंखें बंद करके ऐसी औषधीय गोलियां परिष्कृत कर सकता था, और वे सभी उच्च श्रेणी की थीं। राघव ने आह भरी। उसने निराशा से अपना सिर हिलाया। नेहा पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर उसने तुरंत अपनी आंखें घुमा लीं। अब राघव की परवाह नहीं की। वह प्रसन्नता से उन टेंडन फर्मिंग पिल्स को देखती रही। उस अनुभव के साथ राघव ने अपनी लौ को नियंत्रित करने के सभी महत्वपूर्ण क्षणों को पहले ही सीख लिया था। दूसरी भट्टी को बहुत तेजी से परिष्कृत किया गया, जिसमें केवल 1/4 घंटे का समय लगा। नेहा और माधव को इस बात से हैरानी हुई कि इस बार जो रोशनी बाहर निकल रही थी वह और भी ज्यादा तेज थी। अंदर की 9 मोती जैसी औषधीय गोलियां वास्तव में उच्च श्रेणी की टेंडन फर्मिंग गोलियां थीं। जब सभी औषधीय सामग्री परिष्कृत हो गई तो नेहा ने 110 से अधिक टेंडन फर्मिंग पिल्स की मेज को बस घूर कर देखा। वह व्यावहारिक रूप से मूर्ख बन गई थी। राघव ने बिना आराम किए इतनी सारी औषधीय गोलियां परिष्कृत कर ली थीं। हालांकि उसने कहा था कि वह कम से कम 10,000 और गोलियां परिष्कृत कर सकता है, लेकिन वह सीधे अपने कंबल में घुस गया और गहरी नींद में सो गया। नेहा और माधव अपने सदमे से उबरने के बाद उन्होंने उन उच्च श्रेणी की टेंडन फर्मिंग गोलियों को वितरित करना शुरू कर दिया। राघव अगले दिन ही जागा। अपने हाथ में जेड की पट्टिका को देखते हुए उसके मन में एक विशाल बर्फ सफेद आकृति उभरी। आध्यात्मिक स्थान खोलने का समय आ गया है।